अगर शोल्डर का मूवमेंट इससे इतना भी हो जाए तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपको सुई में धागा डालना है तो बहुत प्रिसाइज मूवमेंट होना चाहिए, इसलिए ज़्यादा न्यूरॉन्स चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए, इसलिए बड़ा एरिया अफेक्टेड है। तो इसलिए अगर डैमेज होगी इस एरिया में तो क्या होगा, सीवियरिटी अफेक्ट होने की ज़्यादा होगी एक, इसलिए हैंड ऐसे होता है, शोल्डर वगैरह चलना शुरू हो जाता है पेशेंट का, ये मूवमेंट आ जाता है, ऐसे कर लेता है पेशेंट, ये कर लेता है बट ये नहीं करता, ये ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा न्यूरॉन्स हैं यहाँ पे, रिकवरी स्लो होगी, यहाँ पे कम न्यूरॉन्स हैं, यहाँ पे शोल्डर एल्बो रिस्ट इतना ही एरिया है, तीनों मिला के इतना एरिया, इतना इससे ज्यादा इसका एरिया, ये जल्दी रिकवर होगा, राइट। तो ये भी एक रीजन है कि हैंड फंक्शन ज्यादा सीवियरली इफेक्ट होता है एंड रिकवरी हैंड फंक्शन इज स्लो। बट ये देखोगे, ये मीडियल एस्पेक्ट है, ये लेटरल एस्पेक्ट है। तो जो आपका इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है ये मीडियल को ज्यादा सप्लाई करती है, लेटरल को कुछ ही एरिया मतलब ब्रांचेस जाती है इसकी, और जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है ये लेटरल पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स के दो पार्ट है, सेंटर से काटा हुआ है, ये मीडियल पार्ट है, ये लेटरल पार्ट है। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी लेटरल पार्ट को ज्यादा सप्लाई करती है, इसलिए मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में जो होता है वो लोअर अपर लिम्ब ज्यादा अफेक्ट होता है, लोअर लिम्ब कम अफेक्ट होता है। इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, लोअर लिम्ब ज्यादा सीवियरली अफेक्ट होता है और अपर लिम्ब कम। बट मिडिल एंड इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में से जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है वो ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है, उसका जो स्ट्रोक है, आप देखना कभी स्ट्रोक का वो उठा के जो पेशेंट है इस्केमिक स्ट्रोक जो है, क्योंकि जब भी हम आर्टरी के टर्म्स में बात करते हैं ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिडिल सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक, तो उसका मतलब है इस्केमिक स्ट्रोक है। और जब हम ब्रेन एरिया की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रंटल स्ट्रोक या फ्रंटोपेराइटल स्ट्रोक, वो हेमरेज है। जब भी आर्टरी के बारे में, आर्टरी के उसमें नाम देंगे स्ट्रोक का इस्केमिया है, और ब्रेन एरिया के उसमें नाम देंगे तो वो हेमरेज है। तो वो कॉमन इसलिए है क्योंकि जब वो बाइफर्केट होती है, जहाँ पे बाइफर्केट होता है एंटीरियर और मिडिल बनती है, तो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो होती है उसकी जो ल्यूमन है वो नैरो होता है कंपेयर टू एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो चांसेस ऑफ वहाँ पे जो इस्केमिया होने के, एथेरोस्क्लेरोसिस होने के, थ्रोम्बस बनने के या एम्बोलस स्टक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए एमसीए ज्यादा कॉमन देखने को मिलती है। इसलिए मे बी स्ट्रोक पेशेंट जो हैं वो बहुत सारे जो हैं यूजुअली खुश रहते हैं, चला दिया इसने 6 महीने में, 6 महीने, क्योंकि पेशेंट की प्रायोरिटी क्या होती है, जैसे आपके पास पेशेंट आता है तो फैमिली मेंबर्स के पेशेंट की पहली प्रायोरिटी क्या होती है, जब वो बेड रिडन हो गए हैं उसके बाद कम से कम टॉयलेट बाथरूम खुद चलाते हैं पेशेंट होता है, टॉयलेट बाथरूम डिपेंडेंट ना रहना पड़े उसके लिए, इतना कर दो बस। तो अलग बात है कि उनकी बाद में एक्सपेक्टेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, अब ये भी करना है, ये है, वो है। पेशेंट मेरे पास आता था, स्ट्रोक का कोई कॉज नहीं है, कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसको हम ये बोले दिस इज द कॉज ऑफ स्ट्रोक, ओके, बिकॉज एज आई सेड कॉज अगर है तो वो डिजीज हमेशा होनी चाहिए। तो इसलिए हम इन चीजों को जो है वो कैटेगरी में रखते हैं रिस्क फैक्टर्स, यानी जो हाइपरटेंसिव है, जिसको हाइपरटेंशन है, वो एक रिस्क पे है स्ट्रोक डेवलप होने के, बट जरूरी नहीं है कि उसको स्ट्रोक, मतलब अगर 2 लोग हैं, एक हाइपरटेंसिव है एक नॉन हाइपरटेंसिव है, तो हाइपरटेंशन वाला एक ग्रेटर रिस्क पे है स्ट्रोक होने के। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन हाइपरटेंसिव को नहीं होगा, हो सकता है इसको ना हो, नॉन हाइपरटेंसिव को हो जाए, राइट। सो एक रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सबको पता ही है, ये सारे टाइप ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग, अल्कोहल यूज, ये सारे जो है ये रिस्क फैक्टर्स हैं, और ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कॉमनली स्ट्रोक उन लोगों को होता है जिनमें या तो कंजेनाइटल वीकनिंग हो ब्लड वेसल्स की, ठीक है ना, या साथ में और फैक्टर्स है डायबिटीज। अब डायबिटीज क्या करता है बॉडी, जो ब्लड वेसल्स है या कोई भी सेल है उसको जो है खत्म कर देता है, वीकनिंग कर देता है ब्लड सेल्स की डेथ, नॉट ब्लड सेल्स, किसी भी सेल की। यहाँ पे अगर हम सेल्स की बात करें तो आर्टरीज है, सो आर्टरीज की ब्लड में जो वॉल है उनकी जो है वो वीकनिंग कर देता है। सो ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ेगा आर्टरी वॉल बस्ट हो जाएगी एंड ब्लड बाहर, इसलिए हर एक को नहीं होता,
और दूसरा अगर मैं इंडियन उसमें सिनेरियो में बात करूं तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कन्वीनियंस के हिसाब से देते हैं। आज बढ़ा हुआ है तो खा ली, फिर कम हो गया तो छोड़ दिया। इससे क्या होता है, ब्लड जो आप एंटी हाइपरटेंसिव देते हो क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, इसके जो प्रेशर है वो अकोमोडेट हो जाता है। तो जैसे आपने एंटी हाइपरटेंसिव बंद की वो फिर से कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, फिर से आपने ली डायलेट, कंस्ट्रिक्ट डायलेट, क्या होगा इससे, जब बार बार ब्लड वेसल इलास्टिक टिश्यू है, तो जब बार बार ये होगा तो क्या होगा, उससे लूज हो जाएगी। जैसे रबर है ना, रबर को अगर बार बार खींचो, बार बार वो करो तो धीरे धीरे रबर जो है फैल जाता है। तो वैसे ही ये भी है, ब्लड वेसल जो है वो ये होने की वजह से सेल की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और ब्रेक होने की एबिलिटीज बढ़ जाती है। ब्लड जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा वो हेमरेज हो जाएगा। तो ये रिस्क फैक्टर्स हमको जानना इसलिए जरूरी है सो दैट वी कैन मेक आवर पीपल अवेयर ऑफ दिस। टोन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिबेट का कि स्पास्टिसिटी जो है, आप में से कितने लोगों ने स्ट्रोक पेशेंट देखा है, ट्रीट किया, देखा मतलब सर देखा है, ट्रीट किया, तो आप स्पास्टिसिटी को ट्रीट करने के लिए क्या करते, क्या करते? स्पास्टिसिटी तो देखने को मिलती है स्ट्रेचिंग और कुछ स्ट्रेचिंग के अलावा एक्टिविटी और कुछ आइसिंग स्प्लिंट्स को यूज किया, स्ट्रेच किया, फिर स्ट्रेच तो तभी मेंटेन रहेगा जब स्प्लिंट हो जाएगा, तो आपने स्ट्रेच किया फिर दोबारा आ जाएगा स्प्लिंटिंग, ठीक है। तो ये है स्पास्टिसिटी का ट्रीटमेंट। और थोड़ा सा पहले ये देखते हैं कि स्पास्टिसिटी है क्या, ठीक है, पहले आप उसको समझो, फिर आपकी ये जो अभी हमने बात किया ये क्वेश्चन में दोबारा पूछो। ये है आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, जो यहाँ से आया, इसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है आपका मोटर कॉर्टेक्स हो गया, प्री मोटर एरिया, सेकेंडरी मोटर एरिया, बहुत सारे मोटर एरियाज है जहाँ से फाइबर्स आए और इस पार्ट को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का ही एक पार्ट है। दूसरा, जैसे नीचे आया थैलेमस के लेवल पे, थैलेमस एंड बेसल गैंग्लिया के लेवल पे, क्योंकि एक तरफ थैलेमस है एक तरफ बेसल गैंग्लिया है, बीच में बहुत कम जगह है, तो सारे फाइबर्स नैरो हो जाते हैं। अब यहाँ देखोगे इतना वाइड स्प्रेड है, यहाँ नैरो है, ठीक है, इस एरिया को बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल। सेम कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का ही पार्ट है इंटरनल कैप्सूल। उसके बाद नीचे आया ब्रेन स्टेम में, ठीक है, सॉरी नीचे आया मिड ब्रेन में, सेरेब्रल पेडंकल इसको नाम दिया यहाँ पे, ठीक है, बट फाइबर्स जो है वो वाइड स्प्रेड है। यहाँ नीचे आया, मेडुला में आया, पिरामिड लेवल पे आया और उसके बाद क्रॉस हो गया अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में क्रॉस होने के बाद ये यहाँ पे एंटीरियर हॉर्न सेल के लेवल पे मोटर न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन बना है इसने, यहाँ तक क्लियर है। बस इस चीज को ये आप समझो कि अगर इंजरी यहाँ होती है और इंजरी सेम इंजरी यहाँ होती है तो पेशेंट में वीकनेस या जो प्रॉब्लम होगी मसल स्ट्रेंथ की ज्यादा किसमें होगी, यानी सेम इंजरी कोरोना रेडिएटा, सेम इंजरी इंटरनल कैप्सूल, सेम इंजरी, यानी एक 2 mm का इंजरी जो है वो कोरोना रेडिएटा में हुई और 2 mm की इंजरी जो है वो इंटरनल कैप्सूल के लेवल पे हुई। तो अब दोनों पेशेंट्स में से ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम किसमें होगी, जब यहाँ पे 2 mm की इंजरी होती है तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के सारे फाइबर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब सारे फाइबर्स इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा, अपोजिट साइड की मसल वीकनेस जीरो, मतलब स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ पे 2 mm की इंजरी होती है तो इतने सारे फाइबर्स बच जाते हैं, तो क्या होगा, वीकनेस तो होगी बट सीवियरिटी कम होगी, इसीलिए हेमीप्लीजिया, हेमीपेरेसिस, इंटरनल कैप्सूल इंजरी जिसको हम कैप्सुलो गैंग्लियोनिक हेमरेजेस बोलते हैं, ये कैप्सुलो गैंग्लियोनिक जो स्ट्रोक्स होते हैं वो रेयर होते हैं। इसलिए स्ट्रोक पेशेंट में आप देखना जिसको डेंस हेमीप्लीजिया यानी कंप्लीट लॉस मसल स्ट्रेंथ का बहुत कम होता है, ज्यादातर कुछ ना कुछ मूवमेंट रहता है, चाहे वो कंपनसेटरी हो, चाहे कुछ हो, चाहे हाथ पे ना हो, शोल्डर पे यही मूवमेंट हो, बट रहता है क्योंकि इंजरीज या तो इधर है या इधर पे है, कुछ ना कुछ फाइबर्स पे। यहाँ जो होगा पेशेंट में इंटरनल कैप्सूल पे जो स्ट्रोक होगा वहां पे पेशेंट कंप्लीट लॉस, जीरो स्ट्रेंथ के साथ आएगा आपके पास, ठीक है। चलो तो भी उसके बारे में आएगी। अब यहाँ पे
ये मोटर न्यूरॉन्स है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में जो मोटर न्यूरॉन्स है उनका काम होता है एक कांस्टेंट फायरिंग करना। वो अपना मैक्सिमम हर समय देते रहते हैं, उनकी मैक्सिमम फायरिंग चलती रहती है जो कि यहां से जाती है मसल्स को। तो कॉन्स्टेंटली मसल को वो दे रहे हैं। अगर वो कॉन्स्टेंटली देते रहे मसल को तो मसल एक हायर टोन में रहेगी हमेशा, ठीक है। तो इनको कंट्रोल करता है ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। मतलब आप ये समझो कि मोटर न्यूरॉन्स जो है वो अपना 100% फायरिंग कर रहे हैं हर समय, लेकिन कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट उनको 60 to 80 के बीच में रखता है। उनकी फायरिंग को 60 to 80% के बीच में रखता है। मतलब 60% तब जब आप रिलैक्स बेड पे लेटे हुए, तब ज्यादा टोन नहीं चाहिए ना मसल की, राइट। और 80% तब जब आपने एक बहुत ही हेवी कोई काम कर रहे हो आप, तो क्या मसल की टोन बढ़ेगी उस टाइम पे, बट बढ़ेगी मतलब नॉर्मल रेंज है, वो एक नॉर्मल रेंज में बढ़ेगी उसकी टोन। जैसे मैं जब लेटा हूं तो कम टोन है, जब मैं ये बॉटल उठाता हूं तो मसल की जो टोन है कंपेयर टू ये, दिस इज लेस टोन। जब ये उठाता हूं टोन बढ़ती है, जब 2 बॉटल्स उठाऊंगा टोन और बढ़ेगी, जब ये टेबल उठाऊंगा टोन और बढ़ जाएगी, बट ये सारी नॉर्मल लिमिट में है, ओके। तो ये करता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब अगर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को डैमेज होती है यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी अगर डैमेज होती है तो क्या होता है, ये जो इनहिबिशन है, जो ये कंट्रोल था मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर, ये खत्म हो जाता है। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं 80% से ऊपर, उनका काम क्या है 100% देना, वो 100% फायरिंग कर रहे हैं। तो मसल की जो टोन है वो नॉर्मल लिमिट से बाहर चली जाती है। तो स्पास्टिसिटी जब भी इस एरिया में कहीं पे डैमेज होगी तभी स्पास्टिसिटी होगी, इसके अलावा कभी नहीं होगी स्पास्टिसिटी। तो अब आप मेरे को ये बताओ, स्पास्टिसिटी जो है वो मसल का फिनोमिना है या कहीं और का फिनोमिना? मतलब मैंने आपको क्या बोला, स्पास्टिसिटी तब होगी जब यहां से लेके और ये और इसी एरिया सिर्फ इतने में डैमेज होगी, यानी इसके बाहर कहीं पे भी कोई डैमेज होती है तो स्पास्टिसिटी नहीं होगी। अब स्पास्टिसिटी जो है वो मसल फिनोमिना है या सेंट्रल फिनोमिना? सेंट्रल फिनोमिना। स्ट्रेचिंग जो है वो क्या है, मसल है, मसल को स्ट्रेच कर रहे हो कि मसल में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, मसल में स्पास्टिसिटी थोड़ी है। तो स्ट्रेचिंग से स्पास्टिसिटी कम होगी होगी या नहीं? तो जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो सही है नहीं? तो स्पास्टिसिटी क्योंकि सेंट्रल फिनोमिना नहीं है, सेंट्रल फिनोमिना है, आज तक मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि हम भी देते थे बीपीटी में थे, तो उसके बाद वो कभी भी स्पास्टिसिटी का ग्रेड 3 से 2 होते भी नहीं देखा, कभी नहीं। स्ट्रेचिंग पेशेंट को 12-12 घंटे 24-24 घंटे की स्प्रिंटिंग भी दी है, लेकिन जैसे स्प्रिंटिंग दी हुई है ऐसे है, जैसे स्प्रिंट हटाया वापस। क्यों? क्योंकि हम ट्रीट कर रहे हैं मसल फिनोमिना है ये सेंट्रल। तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? ट्रीट सेंट्रली करना चाहिए, राइट? हम कर रहे हैं पेरिफेरली। सो टाइम बीइंग के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टोटली गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मसल इन्वॉल्वमेंट भी है, चाहे वो 1% है। टाइम बीइंग के लिए स्ट्रेचिंग के लिए मसल थोड़ा सा लेंदन हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो उसका पेरिफेरल फिनोमिना है, फ्लेक्सिबिलिटी मसल का पेरिफेरल फिनोमिना है। तो स्ट्रेच करके कुछ टाइम तक उसको 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे के लिए थोड़ा सा लेंदन किया सकता है, लेकिन जैसे सेंट्रल फिनोमिना दोबारा काम करेगा वो दोबारा आ जाएगा। तो स्पास्टिसिटी का जो ट्रीटमेंट, स्ट्रेचिंग, आइसिंग, स्प्लिंटिंग, वेट बेयरिंग, ये सारे जो फिनोमिना है, ये जो सारे ट्रीटमेंट टेक्निक्स है, दे वर्क ओनली फॉर फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स। टेम्परेरी है, परमानेंट ट्रीट नहीं किया। यू कैन नॉट रिड्यूस स्पास्टिसिटी फ्रॉम ग्रेड 2 टू ग्रेड 1 प्लस आल्सो विद दिस। नहीं देखा किसी ने कभी। तो फिर क्या किया जाए? अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको बोला 60 to 80% जो है दैट इज द रेंज ऑफ मसल टोन, नॉर्मल रेंज। मैं अपनी डे टू डे लाइफ में 60 to 70% यूज करता हूं, इतनी जरूरत है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को आज वर्कआउट करना शुरू करूं, ठीक है, वर्कआउट करना शुरू करूं, तो से मे बी 1 साल के बाद आई गेट वेरी गुड मसल्स। तो क्या मसल्स में सिर्फ गर्थ बढ़ता है और कुछ नहीं बढ़ता? कभी फील करना
एक उसकी मसल को, वो बहुत हार्ड होती है। तो क्या वो टोन बड़ी है, वो टोन बड़ी है, यानी नॉर्मल में ही 70 to 80% चली गई है टोन। लेकिन उस एक साल में उस बड़ी हुई टोन को, जो कि मैं पिछले इतने सालों से 70% की टोन के साथ जी रहा था, मैंने एक साल में उस 80% टोन को भी तो कंट्रोल करना सीखा। रातों रात क्यों नहीं बढ़ती है मसल? ऐसा क्यों नहीं होता कि करो एक्सरसाइज सुबह से शाम तक लगे रहो, 10 दिन में बना लो एकदम, नहीं बनती है ना? क्यों होता है? 6 महीने 1 साल क्यों लगता है? रीजन क्या है उसमें? बोलते हैं टाइम लगता है। क्यों लगता है? टाइम बताओ, सप्लीमेंट घुसाओ, आप जितना मर्जी स्टेरॉइड दिखाओ डाल दो, तब भी आप 1 महीने बॉडी नहीं बना सकते। आपको एक मिनिमम टाइम ड्यूरेशन लगेगा ही लगेगा। मे बी विदाउट स्टेरॉइड यू इट टेक्स 3 months 6 months, विद स्टेरॉइड्स इट टेक्स 2 months। उतना ही डिफरेंस आता है, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, तो क्यों? क्योंकि जब आपकी मसल ग्रो कर रही है उसकी टोन भी बढ़ रही है। तो सिर्फ टोन नहीं बढ़ती है, मोटर न्यूरॉन्स और ब्रेन के न्यूरॉन्स की एबिलिटी भी बढ़ानी है उस टोन को कंट्रोल करने के लिए। अदरवाइज टोन बढ़ गई, ब्रेन की एबिलिटी नहीं बढ़ी तो क्या होगा? कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा आदमी, एज गुड एज नथिंग हो जाएगा, उसकी मसल ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल काम ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ब्रेन इज लर्निंग टू कंट्रोल दैट इंक्रीज टोन। समझ में आया? So, अगर ब्रेन इस इंक्रीज टोन को कंट्रोल कर सकता है तो 80 to 90% जब टोन जा रही है उसको भी तो कंट्रोल करना सिखाया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि हम उस तरह की ट्रेनिंग दें। So, इसीलिए जो अब हम ट्रीटमेंट देते हैं स्पास्टिसिटी का, वो ये ट्रीटमेंट है ही नहीं। अब ये बोला जाता है डोंट ट्रीट स्पास्टिसिटी बिकॉज यू कैन नॉट ट्रेन योर ब्रेन टू कंट्रोल दिस इंक्रीज टोन। अपने ब्रेन को ही ट्रेन करो इस बड़ी हुई टोन को कंट्रोल करने के लिए। ब्रेन उसको सीख लेगा उस टोन को। जो ब्रेन 60 to 80% कंट्रोल कर सकता है वो 10%, हाँ टेक्स, एक रात में नहीं होगा, 10 दिन में नहीं होगा, टेक्स टाइम। ओके, इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग, देन ओनली इट विल इंक्रीज एंड विल रीच टू दैट लेवल। सो इसीलिए विद ट्रेनिंग ऑफ ब्रेन यू कैन टीच ब्रेन टू कंट्रोल